हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके विभाजन और परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत में घटित हुई घटनाओं, व्यक्तियों, समाज आदि का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अर्थात आज से पहले जो कुछ भी हमारे भूतकाल में व्यतीत हो चुका, चाहे वह सामाजिक जीवन में हो, चाहे आर्थिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, उसी को इतिहास का नाम दिया जाता है। अब तक घटित हुई घटनाओं को ही इतिहास का नाम दिया जाता है। फिर हम जान लें कि इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग या हमें इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग अथर्ववेद में किया गया था। हमसे पूछा जाएगा कि कौन से वेद में इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ, तो हम बोलेंगे अथर्ववेद। फिर जान लेते हैं इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? इति, है, आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही था, है का अर्थ है निश्चित रूप से, आस का मतलब था। तो इसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो इतिहास का अर्थ क्या हुआ? निश्चित रूप से ऐसा ही था। आगे जान लेते हैं हम अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति। हम इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा की हिस्ट्रिया, यहाँ पे हिस्ट्रिया नहीं है, ये हिस्टोरिया है, यहाँ पे हिस्टोरिया आएगा। तो जो हिस्ट्री है उसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा की हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शोध या खोज। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दी फादर ऑफ लाइज या दी फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। जो हेरोडोटस है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, जो इन्होंने यूनानी भाषा में लिखी थी। और इनका जन्म हालिकारनेसिस में हुआ था, तथा इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसके साथ ही इनको और भी नाम दिए गए हैं। इनको इतिहास का सबसे झूठा व्यक्ति कहा जाता है। वो भी किसने कहा है? सिसीरो ने कहा है। ये आपको थोड़ा नॉर्मल ध्यान रख लेना है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार इनको मेकाले ने कहा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार किसने कहा है? मेकाले ने कहा है। आगे चलते हैं। तो आप इतिहास की परिभाषा के बाद में हम इतिहास के विभाजन पर आ जाते हैं। तो इतिहास का विभाजन 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आगे हम जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। शायद हमारा ये थ्यूसिडाइडिस का छूट गया था। हाँ, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जो थ्यूसिडाइडिस है, इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लेखन का कार्य किया था। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लेखन का कार्य किया था। इस कारण इनको इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति का जनक कहा जाता है। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? थ्यूसिडाइडिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थ्यूसिडाइडिस को कहा जाता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं इतिहास के विभाजन पर। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो हम जान लेते प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल है, इस कालखंड के मानव को लिखना नहीं आता था। इस कालखंड के मानव को क्या नहीं आता था? लिखना नहीं आता था। क्योंकि उस टाइम मानव ने जन्म लिया था तो उसको इतना आता नहीं था, और ना लिपि का ज्ञान था। इस कारण इस कालखंड की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस कालखंड की जानकारी हमें कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्रोतों से। और इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत केवल पुरापाषाण काल आता है। पाषाण काल आता है। कौन सा काल आता है? पाषाण काल आता है। क्योंकि इस काल के मानव को ना लिखना आता था और ना ही उसने लिखा है, उसको लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। इस कारण हमें इस कालखंड की जानकारी जो पुरातात्विक स्रोत जैसे गुफा है, स्मारक है, प्रतिमाएँ, हवेली है, उनसे प्राप्त होती है। इस कारण इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आद्यैतिहासिक काल। तो आद्यैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस कालखंड के मानव को लिपि की जानकारी थी, उसने लिखा भी है, किंतु हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। लेकिन जो उन्होंने लिखा था ना, वो हमारी समझ नहीं आया।
तो इस कारण इस कालखंड की जानकारी के लिए भी हम पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो इस कालखंड के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता व वैदिक सभ्यता आती है। आगे चलते हैं हम। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इस कालखंड के मानव ने लिखा भी है, उसे हम पढ़ या समझ भी पाए हैं। इस कारण इस कालखंड की जानकारी हमें पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा कालखंड है जिसकी जानकारी पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है, तो कौन सा है? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। अब नोट करके एक बात है, पुरातात्विक स्रोत, अब बार बार आ रहा है कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और साहित्यिक स्रोत क्या है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं अभिलेख आते हैं, स्मारक आते हैं, सिक्के आते हैं, मृदभांड आते हैं, शैलचित्र आते हैं, मूर्ति आती है। ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत। यानी इन चीज़ों से हमें अगर किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही तो वो स्रोत होंगे पुरातात्विक स्रोत। अब आ जाते हैं हम साहित्यिक स्रोत पर। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, वैदिक साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, कौटिल्य, चाहे कोई सी भी पुस्तक हो ना जिसमें हमने लिखने का कार्य किया है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। महाकाव्य हो गए, महाभारत, रामायण वगैरह, ये सब किस में आते हैं? साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं। जेम्स मिल, इन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? जो हम आज के समय पढ़ते हैं ना, प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत, आधुनिक भारत, ये किसने विभाजन किया था? उनका नाम था जेम्स मिल, और उनकी बुक का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर आ जाते हैं हम इतिहास की परिभाषाओं के बारे में। जो इतिहास की परिभाषाएं बहुत ज़्यादा मोस्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम आ जाते हैं जे.बी. ब्यूरी। तो जे.बी. ब्यूरी है, इन्होंने इतिहास की परिभाषा कैसे दिया? देखो, इतिहास केवल विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा है कि इतिहास केवल विज्ञान है, न इससे कुछ कम, न इससे कुछ कम है तथा न इससे कुछ ज़्यादा। इन्होंने कहा है ब्यूरी ने कि जो विज्ञान है ना वही इतिहास है। फिर आगे चलते हैं। बी शेख अली। बी शेख अली ने कहा है कि जब एक शोधकर्ता को क्या लिखना है, कैसे वर्गीकृत करना है, इसकी जानकारी ना हो तो यह केवल समय की बर्बादी है। ये किसने दी है ये परिभाषा? ये दी है बी शेख ने। आगे आ जाते हैं हम। एफ पोविक व आई.एच. कार, इन्होंने कहा है कि इतिहास के निर्वाचन की अभिलाषा इतनी गहन है कि जब तक कि इतिवृत्ति के संबंध में हमारी रचनात्मक धारणा नहीं होगी, हम या तो गूढ़वाद या दोषदर्शिता की तरफ परिवर्तित हो जाएंगे। ये किसने कहा है? एफ पोविक आई.एच. कार ने कहा है। अर्थात गुणवाद या दोषदर्शिता की बात किसने कही है? एफ पोविक आई.एच. कार ने। फिर हम नेक्स्ट परिभाषा पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आर.जी. कोलिंगवुड। आर.जी. कोलिंगवुड, इन्होंने कहा है कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। अर्थात जो इतिहास है ना उसको विचारों का इतिहास किसने कहा है? कोलिंगवुड ने कहा है। इसको एक याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि अब कोलिंग में क्या आ रहा है? कोल आ रहा है। कोलिंग में क्या आ रहा है? कोल आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? विचार। तो हम कोल पर क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी से भी बात करते हैं सामान्य तौर पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, बातचीत करते हैं। तो कोल से आपको याद रखना है विचार। तो विचार आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोलिंगवुड। तो पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, किसने कहा है? कोलिंगवुड ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा पे आ जाते हैं हम। आई.एच. कार, इन्होंने कहा है इतिहासकार और उसके तत्वों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। अंतहीन या अनवरत, इसमें दो परिभाषाएं। इतिहासकार इतिहास और उसके तत्वों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है, एक परिभाषा ये हो गई। फिर दूसरी, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत या अंतहीन संवाद है, ये दूसरी परिभाषा हो गई। यानी कि आई.एच. कार का आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने अंतहीन संवाद की बात कही है। आगे चलते हैं। बेनेडिटो क्रोचे, इन्होंने कहा है कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। तो सारे इतिहास को समसामयिक इतिहास किसने कहा है? बेनेडिटो क्रोचे ने कहा है। आगे चलते हैं। जी.आर. एल्टन, इन्होंने कहा है
इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। इन्होंने क्या कहा है? इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। आगे चलते हम। तो G.R. एल्टन ने कहा है कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। एल्टन की परिभाषा होगी। अब हम आ जाते हैं फ्रांसिस बेकन। इन्होंने कहा है कि इतिहास हमें क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। तो इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है किसने कहा है? फ्रांसिस बेकन ने। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हम यहाँ से आए हुए क्वेश्चन और जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो उन क्वेश्चनों पर आ जाते हैं हम। तो इनमें है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में किया गया? चलो बताओ। अभी आया था ना, अभी पढ़ा था। कौन से वेद में किया गया? बताओ बताओ। ऋग्वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताओ। नहीं पता? चलो बता दें। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। कौन से वेद में किया गया? अथर्ववेद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी फादर ऑफ लाइज या दी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज, जेम्स टोड, हेरोडोटस या इत्सिंग को किसे कहा जाता है? दी फादर ऑफ लाइज हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लेखन किसने किया था? बताओ। थ्यूसिडाइडिस, सिसरो, कर्नल, मेगास्थनीज किसने किया था सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लेखन? तो थ्यूसिडाइडिस ने किया था। किसने किया था? थ्यूसिडाइडिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में थोड़ा हो गया। ये क्वेश्चन है पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है? तो पाषाण काल कौन से काल के अंतर्गत आता है? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल? तो पाषाण काल आता है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से काल के अंतर्गत आती है ये? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल? तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। अर्थात इस समय के मानव ने लिखा तो था लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, जो क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना भाव चित्रात्मक थी, तो उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो इस कारण इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारतीय इतिहास को प्राचीन मध्य व आधुनिक काल में किसने विभाजित किया है? किसने किया है? जेम्स मिल, मेगास्थनीज या हेनसांग? किसने किया है? जेम्स मिल ने। यानी जो हम पढ़ रहे हैं ना वर्तमान में भारतीय इतिहास के 3 भाग, उनमें जेम्स मिल ने इनको विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? वैदिक, जैन, बौद्ध, धार्मिक साहित्य। सेकंड ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और महाकाव्य जिनमें रामायण महाभारत आते हैं। और तीसरा है फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो कौन से हैं साहित्यिक स्रोत? दोनों हैं। ये सभी क्या हैं? साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्न में से पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? फर्स्ट है मृदभांड, चित्र, स्मारक, गुफा। सेकंड है अभिलेख, स्मारक, सिक्के व प्रतिमाएं। और थर्ड है फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? दोनों हैं। ये सभी क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, जो इतिहास है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बताओ किस भाषा से हुई है? जर्मन, फ्रेंच, यूनानी, ग्रीक या फिर अंग्रेजी? बताओ इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। जो स्टोरी है ना उससे इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण, जो ऐतिहासिक लेख है उनका संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो बताओ मुद्रा शास्त्र, एपिग्राफी, प्रतिमा विज्ञान या म्यूजियोलॉजी? तो किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। सही सुमेलित करना है।
ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ, गुप्त संवत 319 में शुरू हुआ, या फिर पांचवा सभी। बताओ कौन सा सही है? तो ये सभी सही है। जो शक संवत की शुरुआत है, इसकी शुरुआत की थी जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे ना, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, उन्होंने की थी 319 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के 4 युगों के चक्र का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, इसमें मैंने सीधा उत्तर ही लिखा है, कृत, त्रेता, द्वापर व कलयुग। तो सही क्रम क्या है? रट लो आप, प्रीवियस क्वेश्चन है, POIQ है ये सारी। कृत, त्रेता, द्वापर व कलयुग, ये भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार जो 4 युग है ना, उनका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। जो पूरा इतिहास है वह विचारों का इतिहास है, किसने कहा? तो ये क्या है? RG कोलिंगवुड ने। अभी अपन ने कहा था ना कि जो कोल है उस पर अपन विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो विचार आते ही आपके दिमाग में कोलिंगवुड आ जाना चाहिए। तो पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, RG कोलिंगवुड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास केवल विज्ञान है, किसने कहा है कि इतिहास केवल विज्ञान है? तो ये कहा था JB ब्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत अंतहीन संवाद है, किसने कहा है? IH कार ने। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट क्लास भी जल्दी आने वाली है। धन्यवाद।